नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश्वर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए वे उत्कृष्ट संस्थाएं जो दिव्यांगजन कल्याण के कार्यक्रम के साथ लगी हुई हैं, उनके प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जिन्हें यहां सम्मानित किया गया, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आप सभी का राज्य शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिवस हम सबके लिए दुनिया भर के दिव्यांगजनों के लिए भी और राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस भी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती भी है। मैं इस अवसर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक प्रखर अधिवक्ता थे, देश की संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और स्वतंत्र भारत के अंदर जब भारत गणराज्य ने अपने संविधान अंगीकार किया तो देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में दो सफल कार्यकाल को आगे बढ़ाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। आज उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं और आप सभी राज्य भर के दिव्यांगजनों का, पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए अपने सभी छात्र छात्राओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें इस दिवस की बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि दिव्यांगता एक शारीरिक कम मानसिक स्थिति मानी जाती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शब्द देकर के उनकी भावनाओं को सम्मान देकर के उन्हें गरिमामयी पूर्ण तरीके से जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। हमारे दिव्यांगजनों को जब भी अवसर मिला तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया यह शब्द उसकी पुष्टि किया है। याद करिए भारत के उपनिषदों के ज्ञाता उस ऋषि को अष्टवक्र के रूप में जिन्हें हर सनातन धर्मावलंबी स्मरण करता है। याद करिए भगवान श्री कृष्ण पर लिखी गई किसी रचना में क्या महाकवि सूरदास के बगैर वो पूरी हो सकती है क्या? याद करिए दुनिया के अंदर के उस भौतिक विज्ञानी का जो स्टीफन हॉकिंग के नाम पर जिन्होंने ब्रह्मांड की थ्योरी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और याद करिए इस समय देश के अंदर अपनी दिव्य वाणी से
समाज को एक नई दिशा देने वाले जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का। यानी ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्हें मंच मिला, थोड़ा समाज का प्रोत्साहन और संबल मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा का लाभ देश को दिया है, दुनिया को दिया है, मानवता को दिया है। किसी से कम नहीं ये साबित किया है। और विश्व दिव्यांग दिवस इसी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम है। ये हमारा सौभाग्य है कि राज्य के अंदर आज के समय में दो दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में और जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में, दोनों राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं। हमारे राज्य के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं दृष्टिबाधित के लिए है, कहीं पे मूक बधिर बच्चों के लिए है, कहीं पे अन्य बच्चों के लिए भी इस प्रकार के कॉलेजेस संचालित हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनकी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। इनमें प्रशिक्षित शिक्षक हो, उन्हें अच्छा मानदेय मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, इनके लिए अच्छा प्रशिक्षण हो, तकनीक से उन्हें कैसे भरपूर सक्षम बनाया जाए, इस पर और कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे दिव्यांग जनों की पूरी प्रतिभा का लाभ समाज भी ले सके, देश भी ले सके और दुनिया भी ले सके। और उसी दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम यहां पर किया गया है, जिसमें 19 महानुभावों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 46 मेधावी छात्रों को यहां पर आज उन्हें सम्मान प्रदान किया गया है। आप सोचिए, इनमें से जो भी छात्र है वह अपनी परीक्षा में 90% 75 से 90% तक अंक प्राप्त किया है। उन्होंने कुछ नयापन किया है। और आपने देखा होगा कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो स्वागत गीत उन दिव्यांगजन बालिकाओं के द्वारा सुनाया जा रहा था, कितनी मधुर थी, कितनी मिठास थी गीत में भी। यानी ये उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। इतनी बड़ी संख्या में सभागार भरा पड़ा है। मैं भौचक था कि जब हम लोग यहां पे कार्यक्रम चल रहा था, सामान्यतः अन्य लोग होते, हो हल्ला सुनता, सब कुछ हो रहा था, होता भी है भाई, 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, बैठे होंगे, आपस में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और उसके कारण पूरा सभागार फिर प्रभावित होने लगता है। मैं देख रहा था कार्यक्रम चल रहा था, ये सभी बच्चे एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, इशारा में सब काम उनका चल रहा था, लेकिन कहीं हो हल्ला भी नहीं था। ये चीजें दिखाती हैं कि कैसे समाज की व्यवस्था चुपचाप की जानी चाहिए। और ये दिखाता है कि कार्यक्रम के लिए अगर चुपचाप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आपकी प्रतिभा को स्वयं प्रदर्शित कर देगा। और यह कार्यक्रम आज इसका प्रमाण है। एक कार्यक्रम आज इसका प्रमाण है। 40 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण का वितरण हुआ है। इस कार्यक्रम के आने से पहले मैंने बाहर उन बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए थे और 324 दिव्यांग विद्यार्थियों को हमने टैबलेट आज भी वितरित किए हैं। कुछ को यहां पे दिए हैं, कुछ को वहां पे उपलब्ध हो गए हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने 2,53,211 पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को
54 करोड़ 38 लाख की छात्रवृत्ति उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी यहां पर सीधे उनके अकाउंट में भेजी है। आप सोचिए 2,53,211 बच्चों को स्कॉलरशिप आज मिल गई है, यानी समय से पहले। एक सारा कार्य विभाग के द्वारा किया गया है और 28 युवाओं को जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए हैं उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आज यहां पर। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति सहित संसद सदस्यों और अन्य नेताओं ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर संविधान सदन में श्रद्धांजलि देते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर देखिए तमाम नेता उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि देश की महामहिम राष्ट्रपति ने भी जो है उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आई और इसी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जो है पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ संविधान सदन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदन की, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तमाम नेतागण और तमाम दिग्गज इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर लोकसभा अध्यक्ष जो है स्पीकर ओम बिरला भी यहां पर मौजूद है और इसी के साथ साथ तमाम दिग्गजों की यहां पर मौजूदगी दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर यहां पर सभी उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। ओम बिरला भी इस वक्त देखिए मौजूद है और ओम बिरला के साथ साथ कई नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर संविधान सदन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। आज पूरे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है और इस बीच सदन में भी देखिए उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए तमाम नेताओं की यहां पर मौजूदगी है, जहां पर देश के राष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी के साथ साथ देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम दिग्गजों की यहां पर मौजूदगी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर आज उन्हें नतमस्तक उनके सामने होते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ दौरे पर हैं, जहां पीएम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों को मेहनत जुड़ी है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे पहले का जो कानून थे वो 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए, अंग्रेजों की संसद में बनाए गए और नागरिकों की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए। पीएम मोदी 3 कानून लेकर आए और ये भारतीय लोगों द्वारा बने हैं, भारतीय संसद में बने और भारत के नागरिकों को सुरक्षा और न्याय मिल सके इसके लिए बनाए गए हैं। साथियों, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। इनमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने भरपूर सहयोग दिया
देश का सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, जुडिशियल एकेडमी, अनेकों लॉ इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी के लोग, अन्य बुद्धिजीवी, इन सब ने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स पर उसे कसा गया। तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल जजीज का, देश की सभी हाई कोर्ट का, विशेषकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं बार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आगे आकर इस न्याय संहिता की ओनरशिप ली है। बार के सभी साथी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंडीगढ़ दौरा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। और यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को भी संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर इनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी दिखाई दे रही है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मोदी कई दिग्गजों से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। 3 नए कानूनों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान दिया है, जहां पर उन्होंने बताया कि 3 नए कानून किस तरह से देश के नागरिकों को सुरक्षा कर सकते हैं। जो कानून थे 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बनाए गए और नागरिक की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह रखा सरकार के सभी विभागों के सामने कि हमारे प्रशासन में से गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त कर नए भारत की सोच को प्रत्यापित करना चाहिए। और मुझे बड़ा संतोष है कि देश की 140 करोड़ जनता की सुरक्षा, सम्मान और उनके संविधानदत्त अधिकारों की रक्षा करने वाली सिस्टम हमारी आपराधिक और संसद के शीतकालीन सत्र का 6ठा दिन है। सोमवार को हुए बैठक में यह तय किया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को ठीक से चलाया जाएगा, परंतु सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। మధ్యకాలంలో జరిగినటువంటి భారత చైనా సరిహద్దుల్లోని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి, అక్కడ తీసుకున్నటువంటి మన ద్వైపాక్షిక సంబంధాల గురించి నేను తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. అక్కడ 2020 నుంచి ఇలాంటి శాంతి సౌభ్రాతత్వాలు వెలువరిస్తున్నాయో మనం గమనించవచ్చు. దానివల్ల చైనాలో తీసుకున్నటువంటి చర్యల వల్ల మనం ఈ మధ్యకాలంలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధిని చూసినట్టయితే అక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకోవడం వల్ల
అక్కడ సత్సంబంధాలు కూడా ఏర్పడడం జరిగింది. కొన్ని ఊహించినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా సంతరించుకున్నాయి. ఈ సభ దానికి సాక్షిగా ఉండడం, చైనా అనేది ఆక్రమంగా 38,000 కిలోమీటర్లని ఆక్రమించిన సంగతి మనకు తెలిసిందే. కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో కూడా దాని చుట్టూ ఆక్రమించడం జరిగింది. 1942లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా మనం గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా పాకిస్తాన్ కూడా 5,100 కిలోమీటర్ల భారత సరిహద్దులను కూడా ఆక్రమించడం జరిగింది. 1963లో 1940 నుంచి 63 వరకు జరిగినటువంటి దురాక్రమణలు కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. భారతదేశం చైనా నుంచి అనేక దశాబ్దాల నుంచి కూడా ఈ సమస్య గురించి సరిహద్దు సమస్య గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. అక్కడ ఎల్ఏసి కూడా ఉంది. అప్పటికీ కూడా కొన్ని విషయాలప్పటికీ కూడా ఒప్పందానికి రాలేకపోయాం. చైనా అనేది ఈ ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాల ద్వారా కొన్ని రకాలైనటువంటి ఒప్పందాలను కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. గౌరవనీయ సభ్యులందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. అనేక రకాలైనటువంటి చైనాలోని ప్రాంతాన్ని ఉత్తర లడఖ్లో మే 22 జరిగినటువంటి ఉదంలో చూసినట్టయితే ఎటువంటి సైన్య సహాయం లేకుండానే వాటిని మనం తీసుకురావడం జరిగింది. పెట్రోలింగ్ కూడా అవసరం లేకుండానే అది మన సైనిక దళాల తాలూకా విజయంగా నేను అభివర్ణిస్తున్నాను. అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా కోవిడ్ లాంటి మహమ్మారి బారిన పడుతూ కూడా అత్యద్భుతంగా అక్కడ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి మనం అభినందించవలసి ఉంది. గౌరవనీయులైన సభ్యులకి అధ్యక్ష, అక్కడ గల్వాన్ మేళలో జరిగిన జూన్ 20 సంఘటన మనం చూసినట్టయితే ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత అక్కడున్న పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అది కేవలం ఇబ్బందికరమైన వాతావరణమే కాకుండా 45 సంవత్సరాలు అటువంటి దురదృష్టకర సంఘటనలు ఎప్పుడూ కూడా మనం చూడలేదు. అక్కడ తీవ్రమైనటువంటి అనేక రకాల ఆయుధాలతో మనం స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ ప్రాంతంలో అక్కడ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి సత్వర చర్యల వల్ల తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని మనం అరికట్టగలిగాం. అనేక రకాలైనటువంటి ఒప్పందాలతో పాటు సామస్య పూర్వకమైన చర్చల ద్వారా మాత్రమే ఇటువంటివి మనం చేయగలిగాం. గౌరవనీయుల అధ్యక్ష, ఇప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్న సమాధాన కాలంలో ఉన్నటువంటి చైనాతో జరుగుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు కావచ్చు, యుద్ధాలు కావచ్చు, 1948 సంఘటనలు కావచ్చు, ఒక ఒప్పందాన్ని మనం తీసుకున్న ఈ సరిహద్దు సమస్యని పరిష్కరించడానికి, శాంతి సమస్యని పరిష్కరించడానికి కూడా జరుగుతుంది. 1991లో మనం చూసినట్టయితే 2 దేశాలు కూడా మన శాంతిని నెలకొల్పడానికి ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు ఏవైతే ఉన్నటువంటి ఈ సరిహద్దు సమస్యలు ఉన్నాయో వాటి మీద ఒక ఒప్పందాన్ని రాసుకోవడం కూడా జరిగింది. 1993లో ఒక ఒప్పందాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా తిరిగి శాంతిని పునరుద్ధరించడానికి అవకాశాలు పుష్కలం జరిగాయి. 1996లో ఒక విధమైనటువంటి ఒక ఒప్పందాన్ని ప్రాథమిక ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతిని, ప్రణాళికల్ని మనం రాసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా కూడా మనం చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అనేక రకాల రాజకీయ కారణాలను కూడా ఈ సరిహద్దు సమస్యను పరిష్కరించడంలో ప్రధాన భూమిక నిర్వహించడం జరిగింది. 2012 तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद से, जहां पर देश के जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि संसद सत्र का 6वां दिन है, कल 5वां दिन था। हंगामे का असर देखा गया, विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। और इसी के साथ साथ संभल का जिक्र कर ले, संभल मुद्दे को भी लेकर रहा और अडानी के मुद्दे को लेकर कल विपक्ष ने तंज कसा था। और आज 6वां दिन है और देखिए कई अहम विधेयक भी संसद में पेश किए गए। और इसी के साथ साथ आज भी हंगामेदार जो है देखने को मिला। विपक्ष ने शुरू से ही हंगामा कर दिया था। और इसी के साथ साथ अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।